नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे बेसिक क्लास 2। हमने क्लास 1 में सारी राशियों के बारे में पढ़ा था। राशियों के नंबर, राशियों के नाम, राशियों का हिंदी नेम और उसके बाद इनके सिंबल्स। सिंबल्स में एक बार और कर लेता हूँ। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो। मैंने कहा था आपको मैं लियो ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और फिर पाइसेस। अब इन राशियों के बारे में हमको इसको कैसे नहीं देखना है, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इनको कैसे देखना है। तो कैसे नहीं देखना, चलो पहले ये बता देता हूं कैसे देखना है। पहले किस चीज का रोल है। अगर आपका मून कैप्रिकॉर्न में बैठा है तो बोलेंगे आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है। अगर आपका मून टॉरस में बैठा हुआ है तो बोला जाएगा आपकी राशि टॉरस है। तो राशि होने से क्या होगा? राशि होने से यह होगा कि मून जिस राशि में बैठा हुआ है उसमें जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है और जिस सबलॉट में बैठा हुआ है वहां से आपके जीवन की दशा स्टार्ट होती है, ठीक है। और राशियों का ये रोल है कि सारे के सारे प्लैनेट्स इसी सीक्वेंस में ही चलते हैं एक्सेप्ट राहु एंड केतु। सपोज कीजिए सन, मून, मार्स, मर्कुरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस किसी भी राशि में है। अभी 3 में है तो फिर 4 में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में, फिर उसके बाद फिर दोबारा 1 में। ये ऐसे सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। पहले यहाँ है, फिर 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 यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलते रहेंगे। एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे। पहले 1 में है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में। इसी सीक्वेंस में ये चलते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था आप सबको कि राशियों के नाम सीक्वेंस में याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट पहले यहां से फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। अब फिर आप कहेंगे कि हमने तो देखा था एक चार्ट में जो जुपिटर है वो लिब्रा में था, फिर लिब्रा से तो वो स्कॉर्पियो में गया नहीं, लिब्रा से वो वर्गो में चला गया। ऐसा भी होता है, चार्ट में ऐसा दिखता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में प्लस प्लस करते जाएंगे उसमें डे में या मंथ में, तो आप देखेंगे कि ये जुपिटर या सैटर्न पहले वर्गो में था, वर्गो से लियो में चला गया, तो ये तो उल्टा हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया। तो इस बारे में भी अभी बात करते हैं। तो इनका रोल सीरियल वाइज आपको याद रखने का केवल इतना ही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए प्लैनेट ऐसे ही मूव करते हैं। राहु केतु उल्टे चलते हैं। ये पहले अगर 11 में है तो फिर 10 में आ जाएंगे, फिर 9 में आ जाएंगे, फिर 8 में आ जाएंगे, फिर 7 में आ जाएंगे। इनका ऐसे ही रहता है। राहु केतु चलते कैसे हैं? सपोज करो राहु केतु की डिग्री है, सपोज करो 29-30। किसी भी राशि में लगा लो, लिब्रा में लगा लो, कोई टेंशन नहीं। तो ये लिब्रा में 29, 28, 29, 20, 28, 27, 26 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा। राहु और केतु हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलते हैं। और जो बाकी प्लैनेट है, जैसे राहु केतु की एक बात और बता देता हूं। आपको हर किताब में लिखा होगा ज्योतिष की कि राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा उल्टे चलते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। पूर्णतः ठीक कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर डेट को राहु महाराज गए हैं आपके 28-20 पे, उसके बाद उल्टे चलेंगे, 28-20 के बाद 28 आ गया। ये मैं डिग्री के बाद मिनट ऐसी टेंटेटिव ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दिन में इतना चल रहा है, मैं टेंटेटिव ऐसी ले रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया 27 का। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से सॉफ्टवेयर में देख के उसकी डिग्री देखेंगे, तो ये देखेंगे कि ये 27 हो गया, फिर ये 27 हो गया, फिर ये 27.05 हो गया। तो ये देखोगे कि आपने यहाँ पे तो डाउन हो रहा था, यहाँ पे ये डाउन हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी मतलब फेल हो गया। और उसके बाद आप देखोगे 27-10 आ गया, फिर 27-15 आ गया, फिर 27-30 आ गया। तो ये देखोगे कि आप, ये तो फॉरवर्ड चल रहा है ना। फिर राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये उल्टा। यहाँ पे स्टेशनरी मतलब ना सीधा ना उल्टा। इसका मतलब है राहु एक ही जगह स्थिर है। राहु एक ही जगह स्थिर है, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है। यहाँ पे तो उल्टा चल रहा था, यहाँ पे ना एक एक ही जगह खड़ा हुआ है, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है। इसको कहेंगे राहु और केतु क्या हो गए, स्टेशनरी। और जिस समय राहु स्टेशनरी होगा उस समय केतु भी स्टेशनरी होगा। राहु अगर जितना डाउन हो रहा है, उल्टा चल रहा है, केतु भी उतना ही डाउन होगा। राहु और केतु की डिग्री हमेशा सेम रहेगी हर एक के बर्थ चार्ट में। हर एक के बर्थ चार्ट का मेरा मतलब ये है, जब भी उनके कोई भी अपना बर्थ चार्ट देखेगा, तो जितनी उसकी राहु की डिग्री होगी उतनी ही उसकी केतु की डिग्री होगी। ये नहीं है कि राम और श्याम और घनश्याम तीनों के चार्ट में राहु केतु की डिग्री एक होगी, नहीं। राम के चार्ट में जो राहु की डिग्री है वही केतु की डिग्री होगी, श्याम के चार्ट में जो राहु की डिग्री है वही केतु की डिग्री होगी, और घनश्याम के चार्ट में भी जो राहु की डिग्री है वही केतु की डिग्री होगी। उसके बाद आप देखोगे, ये तो स्टेशनरी था। अब स्टेशनरी के बाद दो कंडीशन आपकी बन सकती हैं। नंबर एक, ये 27-5 से 27-10, 27-15, 27-30 ऐसे हो सकता है, होगा। ठीक है, आप अगर सॉफ्टवेयर में टेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी। तो इसको कहेंगे कि राहु केतु भी सीधे चलने लग गए। मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने शायद टाइटल ये लिखा है कि राहु केतु सीधे भी चलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है ये बात। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि राहु केतु की आपस में, ये राहु की डिग्री आपस में, राहु की डिग्री बढ़ रही है। 27-10 से 27-15, फिर 27-30। और इसके बाद में 27-30 के बाद क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, फिर 26-30 हो जाएगा, फिर 26-10 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो गया, ये यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो गया, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे ये इंक्रीज हो रहा है। और फिर यहाँ पे ये फिर दोबारा उल्टा चलने लग जाएगा, रेट्रोगेट होने लग जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो 27-5 है, ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये सीधा चले। हो सकता है इसके बाद भी ये रेट्रो हो जाए, फिर के बाद भी रेट्रो हो सकता है। तो 27 ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर जैसे सपोज करो 26-30 आ गया, फिर 26-10 आ गया, फिर 25 आ गया। तो यहाँ पे फिर होने के बाद, फिर होने के बाद ये डायरेक्ट भी चल सकता है,
और रेट्रोग्रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये होगा कब और कितने टाइम के लिए होगा, तो इसका टाइम लिमिट कोई ज्यादा नहीं है। ये होगा 2 to 3 डेज। और इन 2 से 3 दिनों में जब राहु और केतु स्टेशनरी होंगे या स्ट्रेट चलने लग जाएंगे, उस समय हमको देखना होगा कि राहु का कनेक्शन सन के साथ तो नहीं है। अगर राहु का कनेक्शन उस समय सन के साथ हुआ तो देश में कुछ राजनीतिक घटना होगी। अगर वीनस के साथ है तो कोई हवाई दुर्घटना वगैरह ये सब होगी। ये सब मुंडेन में चीजें चली जाती हैं। इसलिए जन्म पत्री में इसको स्ट्रेट, स्टेशनरी, रेट्रोग्रेड इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ यही देखा जाता है, आपका बर्थ चार्ट में इसको देखने का केवल इतना ही मतलब है कि आपने ये देखना है कि राहु और केतु जो है आपके, राहु और केतु जो है आपके, वो किस राशि में बैठे हैं, किस राशि के किस नक्षत्र में बैठे हैं और किस सब लॉर्ड में बैठे हैं। वो सब चीजें आपको आने वाली क्लासेस में बताई जाएंगी कि उनको देखते कैसे। तो ये आपको पता लगा कि राहु केतु सीधे भी चलते हैं। अब बात आई कि सारे प्लैनेट्स 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक राशि में सीधे ही मूव करते हैं, ठीक है। अब कई बार आपने देखा कि जुपिटर लिब्रा में था, लिब्रा से वर्गो में चला गया, पाइसेस में था, एक्वेरियस में चला गया। तो वो कैसे होता है, तो ये आपको पता है हमारा सन है, ठीक है। ये हमारा सन हो गया, ये हमारा मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया। तो जब आपको ये पता लग गया तो हम किस पे हैं, अर्थ पे। हम तो अर्थ पे हैं। और ये क्या है, सन। सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट होते हैं उनको कहते हैं इंफीरियर प्लैनेट। अब ये इंफीरियर क्यों बोलते हैं ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक, लेकिन हर एक किताब में इसको इंफीरियर ही लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा है वो पता नहीं, लेकिन आप ये मान लो कि अर्थ और सन के बीच में जो प्लेनेट है उसकी बात करेंगे। अब मैं आई इंफीरियर शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये हो गया आपका सुपीरियर प्लेनेट जो अर्थ के बाहर है, ठीक है। अब मैं अपनी भाषा में इसको बोलूंगा इनर प्लेनेट, और इसको बोलूंगा आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट का मतलब जो पृथ्वी के अंदर अंदर आ रहे हैं, आउटर प्लेनेट मतलब जो पृथ्वी के बाहर निकल रहे हैं। अब ये आपको पता लग गया कि मरकरी और वीनस अंदर है, मार्स, जुपिटर और सैटर्न बाहर है। अब हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट की और कंबस्ट प्लैनेट। रेट्रोग्रेड और कंबस्ट अभी पढ़ते हैं, उसके बाद में इसकी एक चीज छूटी हुई है, मैंने पहले इसीलिए लिख लिया था क्योंकि मैं इसको फिर अभी बताना कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया था, वो बता दूंगा आपको।
ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सन। आपको पता है कि अर्थ सन के चारों ओर घूमेगी, जुपिटर भी चारों ओर ऐसे घूमेगा। सपोज करो ये हमारी राशि नंबर आ रही है 4, ये आ जाएगी हमारी 3, ये आ जाएगी हमारी 5। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10, ये आ जाएगी हमारी 11, ये आ जाएगी हमारी 9। अब हम इसी चार्ट से सारा समझेंगे। आपको पता है अर्थ यहाँ पर है, इससे पहले क्या है, मरकरी और वीनस। तो सन के सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेगा? तो ये जो छोटी सी चक्कर पड़ेगी ना इसकी ऐसे, बोल, यानी कि मरकरी, फिर वीनस यानी कि शुक्र, फिर ये अर्थ। तो सारे प्लेनेट तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सारे प्लेनेट ऐसे घूम रहे हैं तो जुपिटर भी तो अब ऐसे ही घूमेगा। 4 से फिर 5 में जाएगा, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, ऐसे ही तो जाएगा। और कैसे जाएगा? तो सपोज करो अभी हम इस पोजीशन पे हैं, ये अर्थ है, टेलीस्कोप जो है वो अर्थ पे लगा हुआ है। अब हम यहां से जुपिटर को देख रहे हैं, तो जुपिटर हमको कौन सी राशि में दिखाई दे रहा है? 4 नंबर राशि में, 4 नंबर राशि में। जुपिटर एक राशि में कितने समय रहता है? 1 साल। और 1 साल में पृथ्वी सारी राशियां कवर कर लेती है। इसका मतलब पृथ्वी जो है वो जुपिटर से 12 टाइम फास्टर चलती है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जुपिटर जो है वो अर्थ से 12 टाइम्स कम चलता है। बात तो एक ही है। तो सपोज करो कुछ टाइम बाद जुपिटर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो जुपिटर की पोजीशन ये हो जाएगी J1, जुपिटर की पोजीशन ये हो जाएगी। और अर्थ की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? अर्थ की पोजीशन ये यहाँ हो जाएगी, ये तो ऐसे। जुपिटर ज्यादा दूर है। तो अर्थ की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? अर्थ की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। इससे 12 टाइम ज्यादा है ना, तो अर्थ की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब अर्थ इतना चली, जुपिटर इतना चला। तो जब हम यहां से इसको अर्थ से यूं देखेंगे तो ये हमको दिखाई देगा 3rd नंबर राशि में, ये हमको दिखाई देगा 3rd नंबर राशि में। और ये क्योंकि हमको 3rd नंबर राशि में दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये रेट्रोग्रेड है, लेकिन एक्चुअल में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता नहीं है, हमको दिखता है। क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं? हम यहाँ से देख रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे सामने जो है मैं तो उसी को देख रहा हूं। अगर मैं ऐसे घूम गया तो मेरे सामने कुछ और है। ये पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये दिखाई देगा, तो मेरे को पता लगेगा कि एक अलमारी के सामने पेन रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया और मैं यहाँ से वहां से देख रहा हूँ तो ये लगेगा कि ये जो पेन है ये फ्रिज के आगे रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ से मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि ये टीवी के आगे पेन रखा। तो पेन है कहाँ? जहां से हम देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो सामने वाली कौन सी राशि है? वो जो टीवी है, वो जो फ्रिज है, वो जो अलमारी है, वो राशियां। तो हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये? हमको ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वो वाली बात। तो ये हमको रेट्रोग्रेड लगता है, होता नहीं है।
इसीलिए अगर किसी की जन्म पत्री में आपको पता लगे कि हाँ भाई ठीक है, इसका जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो इसको बच्चे नहीं होंगे, शादीशुदा जिंदगी खराब रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें रेट्रोग्रेड दिख रहा है, रेट्रोग्रेड है नहीं। अब ये जुपिटर की जगह आप सैटर्न भी मान लो, क्योंकि सैटर्न भी तो आउटर प्लेनेट में ही आएगा ना। मैंने बताया ना, इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट, तो सैटर्न भी तो आउटर प्लेनेट में आएगा, तो जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो, यही आएगा। तो जहाँ पे जुपिटर लिखा है, यहाँ पे आप इसको सैटर्न लिख लो, तब भी यही ग्राफ बनेगा। अब अब ये बात आएगी कि ये जो प्लेनेट है, ये जो प्लेनेट है, ये आउटर प्लेनेट तो ऐसे रेट्रोग्रेड दिखाई दे दिए, इनर प्लेनेट कैसे दिखाई देंगे, इनर प्लेनेट कैसे दिखाई देंगे? तो इनर प्लेनेट के लिए अब आपको, इनर प्लेनेट में मरकरी और वीनस हो गए। मैं मरकरी लिख रहा हूँ, आप मरकरी लिख लीजिए, वीनस लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इनर प्लेनेट रेट्रोग्रेड तब होते हैं जब वो सन और अर्थ के बीच में आते हैं। आउटर प्लेनेट तो सन और अर्थ के बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आउटर प्लेनेट तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। आउटर है ना, अर्थ के यहाँ पे है ना, तो वो तो यूं चलेगा। तो इनका ये पाथ जो बना होगा उसी पे चलेंगे, तो बीच में तो आ ही नहीं पाएंगे। तो बीच में तो आ ही नहीं पाएंगे, तो कहानी खत्म। वो जैसे बताया था आपको वैसे देखिए। अब ये जो है अर्थ, ये यहाँ पे है, मरकरी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली मरकरी का पाथ छोटा है, अर्थ का पाथ बड़ा है। तो जब मरकरी चलेगा, मरकरी भी ऐसे ही चलेगा ना, 9 नंबर 10 नंबर ऐसे इसकी स्पीड आएगी, और अर्थ की भी ऐसे आएगी। मरकरी का जो पाथ है वो छोटा है, अर्थ का पाथ जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो अर्थ सपोज करो यहां से यहाँ पे आ गई, ये ई को E1 कर दिया हमने, और जो मरकरी है, ये मरकरी हमने M1 कर दिया। ये इतना चल, ठीक है। तो जब हम अर्थ से इसको देखेंगे, ये है तो 9 नंबर राशि में, लेकिन जब हम अर्थ से इसको ये दिखेंगे तो हमको दिखेगा कितने में, 8 में। तो इसको कहेंगे इनर प्लैनेट की रेट्रोग्रेड। इसको कहेंगे हम इनर प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन। इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं और बता देता हूं कि जो आउट, ये तो आपको रेट्रोग्रेशन दोनों की बता दी मैंने, आउटर प्लैनेट की भी और इनर प्लैनेट की भी। अब एक चीज और है, वो है कंबस। इससे भी आप लोग बहुत डरते हैं, डरने वाली बात ही नहीं। कंबस्ट का मतलब केवल इतना है, कंबस्ट का मतलब केवल इतना है कि हमको वो प्लेनेट दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स इट, बस। अब कोई मेरे सामने
अगर बहुत तेज पावर का बल्ब 100 वाट का मेरी आंख के सामने यूं रख देगा, और मेरे सामने मेरे परिवार का ही कोई खड़ा होगा और कहेगा कि आप बताइए कि आप बल्ब के पीछे जो खड़े हैं वो कौन है, तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा ना। तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे बता दूंगा? मैं तो नहीं बता सकता। उसी तरीके से उसी तरीके से अगर बल्ब के एकदम पास में कोई है, फोटो मेरे या कुछ है, तो उसका प्रकाश इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं वहां पे कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अगर कुछ लिखा हुआ है तो बोलेंगे क्या लिखा है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो सूर्य की रोशनी इतनी है कि हम कुछ देख नहीं पाते। तो हम नहीं देख पा रहे तो वो हमारी गलती, लेकिन वो वहीं पे है, वो ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा ये प्लेनेट कंबस्ट हो गया, मेरा ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया। अब कंबस्ट का मतलब समझिए। कम जैसे आपको रेट्रोग्रेशन दो तरीके से बताई है, इंफीरियर प्लेनेट की, एक सुपीरियर प्लेनेट की, जिसको मैं इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट बोलता हूँ, उसी तरीके से आपको कंबंशन भी बताता हूँ। देखो, ये जो जुपिटर है, ये अर्थ और सन के बीच में तो कभी आ ही नहीं सकता, तो कहानी खत्म। तो हमको जुपिटर दिखेगा कैसे? अर्थ से भी। टेलीस्कोप तो अर्थ पे ही लगा। तो यहाँ तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। अब सन तो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है? कोई कंबस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो। जब ये जुपिटर यहां से चलता 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 ये यहाँ पे सन के पास आ जाएगा, और ये पृथ्वी चलते चलते जैसे सपोज करो यहाँ आ गई, तो हम यहां से जब यहाँ देखेंगे तो जुपिटर यहाँ पे आ गया, ये अर्थ आ गई हमारी। तो जब ये यहां से यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर और अर्थ के बीच में क्या आ गया? सन आ गया। अब सन की रोशनी इतनी ज्यादा है कि हमको पता ही नहीं लग रहा कि उसके पीछे जुपिटर। सन की रोशनी इतनी ज्यादा है कि हमको पता ही नहीं लग रहा कि उसके पीछे जुपिटर है। तो हम बोल देंगे जुपिटर दिख नहीं रहा, तो जुपिटर क्या है? कम्बस्ट। इसी तरीके से सैटर्न, इसी तरीके से सैटर्न। अब यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो ये जैसे ये, इसको यहाँ भी अगर हम लिख लेंगे, सन को यहाँ पे ना लेते हैं, चलो थोड़ा सा सन भी तो मूव करेगा ना। तो ये दोनों ही एक हिसाब से 11 नंबर राशि में है, दोनों ही 11 नंबर राशि में। लेकिन ये हमको दिख नहीं रहा है, सन और जुपिटर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने कितने डिग्री तक हम इसको मानते हैं, कंबस्ट, विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ सन। जिस प्लेनेट को देख रहे हैं उसकी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द सन। और यहाँ पे आपको बहुत और खुलासे भी पता लगेंगे कि किसको अमावस्या क्यों कहते हैं, है ना। तो वो सब चीजें आपको पता लगेंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको जुपिटर के कंबर्स का बताया, इसी तरीके से सैटर्न का है, सैटर्न का भी इसी तरीके से मान लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इंफीरियर प्लैनेट। ये आपका हो गया सन। ये आपका हो गया मरकरी। मरकरी ले लो या वीनस ले लो, एक ही बात। ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है। अर्थ पे टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप तो अर्थ पे लगा है। तो जब मरकरी सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? कंबस्ट। और अगर यही मरकरी उठ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये तो ऐसे चक्कर भी तो लगाएगा। भाई ये मरकरी यहाँ था, तो ये यूं करके ऐसे चक्कर ही तो काटना है इसने सन के, और क्या करना। तो अगर हम अर्थ यहाँ पे है और ये मरकरी चाहे अर्थ और सन के बीच में आ गया, तो सन की रोशनी इतनी पड़ रही है इस पे कि ये दिखाई नहीं दे रहा हमें। और अगर सन के पीछे चला गया
तो सन की इतनी रोशनी है, उसके पीछे जाकर छुप गया तो कहां से पता लगेगा। अब इसी पोजीशन को आप ऐसे भी देख लो, ये अगर अर्थ हमारी यहाँ पे है और मरकरी हमारा यहाँ पे है, तो यूं देखेंगे तब भी ये कम्बस्ट है। मरकरी यहाँ आ गया तो भी कम्बस्ट है। मरकरी यहाँ सन के इधर आ गया तो भी कम्बस्ट है। मतलब मरकरी तब कम्बस्ट होगा जब वो अर्थ और सन के बीच में आएगा और सन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तब भी वो कम्बस्ट होगा। क्योंकि एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं ना कि सन की रोशनी इतनी पड़ रही है, ये सन है, सन की रोशनी इतनी पड़ रही है मरकरी पे कि अर्थ पे वो दिखाई ही नहीं दे रहा, यहाँ से रोशनी इतनी आ गई। और दूसरा ये कि सन, अर्थ से जब यूं देख रहे हैं तो सन की रोशनी इतनी है कि उसके पीछे मरकरी है, वो नजर नहीं आ रहा। बस सिंपल सी यही बात है, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, हमको नजर नहीं आ रहा, दैट इज कन्वेंशन। अब आपने एक चीज मैं आपको बताता हूं, हाँ, मून, प्लैनेट तो कोई भी कंबस्ट हो सकता है, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मून की, यहां मजा आने वाला है। तो मून को हम लेते हैं 12 डिग्री तक कंबस्ट। कोई प्लैनेट कंबस्ट हो आपको घबराना नहीं है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कंबस्ट का मतलब क्या हो। अब मून, सपोज करो सन है 15 डिग्री का, किसी भी राशि में, किसी भी राशि में 15 डिग्री का, चाहे वो वर्गो में है, चाहे वो लियो में है, चाहे वो सजिटेरियस में, किसी भी राशि में 15 डिग्री का। तो 15 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 3। तो सपोज करो मून 3 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? 12 डिग्री का। तो जब इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 12 डिग्री का डिस्टेंस आ जाएगा, मून सन से पीछे हुआ, तो ये जो है, ये अमावस्या स्टार्ट हो जाती है यहां से। ठीक है। और अब 12 डिग्री का डिस्टेंस सन से, अब इसमें 12 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। और मून इसको पार करके यहां पे निकल गया, तो ये क्या हो जाएगी? प्रथमा, 15 से 27 डिग्री तक प्रथमा ये रहेगी। जब सन और मून इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे 15 डिग्री के, सन भी 15 डिग्री का, मून भी 15 डिग्री का, तो अमावस्या समाप्त, प्रथमा शुरू। और प्रथमा कब तक रहेगी? जब तक सन और मून का डिफरेंस, जब तक सन और मून का डिफरेंस 12 डिग्री तक रहता है, क्योंकि सन भी तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, ऐसा थोड़ा ना कि सन नहीं चल रहा, सन भी तो चल रहा है, मून भी चल रहा है। तो सन और मून के बीच में जब डिफरेंस, जब सन बराबर मून होगा तो क्या होगा? अमावस्या। जब सन, मून जब 12 डिग्री तक आगे आ जाएगा, यानी कि 1 से 12 डिग्री तक का अगर इनमें डिफरेंस होता है, तो क्या हो जाएगी? प्रथमा। ये प्रथमा हो गई, ये द्वितीय हो गई, ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। फिर इसी हिसाब से जब वो 180 आ जाएगा, 180 डिग्री के डिफरेंस पे हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? पूर्णिमा।
पूर्णिमा में क्या होगा, सन और मून आमने सामने होंगे। और जब ये डिस्टेंस 1 से लेके 180 तक चल रहा है तो वो कहलाएगा शुक्ल पक्ष। और जब 180 मतलब जब चंद्रमा अ, ये सन है, ये मून है। जब मून सन को पार कर जाएगा और उसके एकदम सामने तक आ जाएगा तो ये वाला जो पक्ष है ये शुक्ल पक्ष है। और जब ये यहां से 180 डिग्री के बाद से चलना स्टार्ट करेगा तो वो हो जाएगा कृष्ण पक्ष। इसलिए आप किसी के भी बर्थ चार्ट में देखें कि सन से मून का डिफरेंस कहाँ है, उसके 180 डिग्री के बाद का है या उसके 180 सन से 180 डिग्री से पहले का है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। अब मून की मैंने आपको डिग्री बता दी कि ये डिग्री 12 होती है। इसी तरीके से जो मार्स है वो 17 डिग्री तक हमारा कंबस्ट माना जाता है। मरकरी जो है वो 13 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है। जुपिटर जो है वो 11 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है। वीनस जो है वो हमारा 9 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है। और जो सैटर्न है वो हमारा 15 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है। कितने हो गए, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न। ठीक। राहु केतु तो वैसे ही छाया ग्रह। तो ये इतने इतने डिग्री तक कंबस्ट माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने कई किताबों में पढ़ा है कि कंबस्शन केवल 8 डिग्री तक लेते हैं, कईयों में लिखा है केवल 12 डिग्री तक लेते हैं, कईयों में लिखा है केवल 15 डिग्री तक लेते हैं। आपका जो मन करे वो ले सकते हैं, आपका जो मन करे वो ले सकते हैं। हर एक किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन कंबंशन कुछ है नहीं। कंबस्ट अगर प्लेनेट होगा तो क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा बस। और क्या है, कंबस्ट का मतलब क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा बस, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं अपनी राशियों की वो बात पे जो पहले एक छूट गई थी। इसमें क्या होता है, हम अपनी राशियों को ना एक सेट में बना लेते हैं। सेट कैसे बनाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ज्योतिष में एक होता है केंद्र, एक होता है त्रिकोण। तो वो जब हाउस की बात करेंगे तब केंद्र त्रिकोण भी कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कौन सी राशियां क्या कहलाती हैं। तो जो एरीज राशि होती है आपकी वो होती है फायरी। लियो राशि जो होती है वो होती है फायरी। सेजिटेरियस जो होती है वो होती है फायरी। तो आ, ये हो जाएगा आपका अर्थी। ये हो गया एरी। ये हो गया वाटर। फायर अर्थ एयर वाटर, फायर अर्थ एयर वाटर, फायर अर्थ एयर वाटर। ये राशियों के तत्व कि किस तत्व की राशि।
इसका यूज कैसे होगा वो बाद में बात करें, लेकिन अभी आप ये याद कर लेना कि ये राशि का तत्व क्या है। अब एक आता है इसमें मूवेबल, फिक्स या ड्यूल। तो ये होता है आपका मूवेबल, एक नंबर। 4 नंबर होता है मूवेबल। 7 नंबर होता है मूवेबल। और 10 नंबर होता है मूवेबल। मैंने कहा था ना आपको, मैं नंबर ही बोलता हूँ मैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ऐसे ही बोलता हूँ, वो वैसी आदत पड़ी हुई है ना। तो हो गया आपका फिक्स। दो, 5, 8 और 11, ये हो गया फिक्स। और ये हो गया आपका ड्यूअल। 3, 6, 9, 12। इसका यूज बहुत ज्यादा जगह नहीं आएगा। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, क्या इसके ट्विंस हो सकते हैं, तो इसका पता, तो इसका यूज आएगा। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, उन्होंने डिवोर्स ले लिया, तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। तो कई चीजें वैसे आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी मुश्किल लगा था जब मैंने पढ़ा था। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी ऐसे याद करने में मुश्किल आएगी। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना फोटो खींच लीजिएगा, या फिर थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। इसका आसान तरीका मैं आपको अभी एक और बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बात कर देते हैं। ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। अब कई बार क्या होता है, प्रिडिक्शन करते हैं ना, हाँ जी इसका लगन लॉट मूवेबल में चला गया, इसका मतलब ये बंदा टिक के काम नहीं कर सकता, ये हमेशा घूमता फिरता रहेगा। आपका बच्चा हमेशा एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब उसका लगन लॉट जो है वो किसी मूवेबल साइन में होगा, यानी कि 1, 4, 5, 10। ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करनी है। ये बंदा कभी टिक के काम ही नहीं करता, इसके 10वें घर का स्वामी 1, 4, 7, 10 में होगा। नहीं करनी है ऐसे प्रिडिक्शन। ये तो जिंदगी भर में जिस जॉब पे लगा, वही जॉब पे अंत तक काम किया इसने, इसका मतलब इसके 10वें घर का जो स्वामी है वो 2, 5, 8, 11 में। नहीं करनी है ऐसे प्रिडिक्शन, नहीं पता लगता। इस भुलेखे में मत रहना। इस चार्ट को देख के ही ना कई लोग वैसे ही प्रिडिक्शन कर देंगे, कई लोग वैसे ही प्रिडिक्शन कर देंगे। आपके 9वें घर का स्वामी फिक्स में है, आपके पिता को क्या बैठने ही पसंद है हमेशा। आपके चार चौथे हाउस के लॉर्ड आपका मूवेबल में चला गया, आपकी माता जी क्या घूमती रहती है हमेशा। ऐसे ना प्रिडिक्शन करनी नहीं है, इनके मतलब कुछ और है, वो बाद में बताए जाएंगे जब प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ड्यूअल है, क्या मूवेबल है, क्या फिक्स्ड है। अब आपको ये बोल देते हैं ना, जैसे लिब्रा, तो लिब्रा का साइन ये है ना तुला। किताबों में आप इसको ऐसे भी देख लेते होंगे ना, तुला, ऐसे भी साइन बना होता है। तो मतलब बैलेंस, लिब्रा मीन्स बैलेंस, लिब्रा मीन्स बैलेंस। तो आप बैलेंस है लाइफ में, यू वेरी बैलेंस पर्सन। लेकिन आप खुद देखिए ना, लिब्रा वाला बैलेंस कैसे हो सकता है। एक तो मूवेबल है, दूसरा एरी है, हमेशा हवा में ही रहता है।
एरी का क्या मतलब, हमेशा हवा में ही रहता है। अर्थी का क्या मतलब, वो टिक के रहता है। फायरी का क्या मतलब, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे, एक बार में जल्दी जल्दी गुस्सा होना, फायरी को गुस्सा बोल देंगे ये सब। और वाटरी क्या बोल देंगे, इमोशन। पांच, चौथे घर का स्वामी अगर 4, 8 और 12 में बैठा हुआ तो आपकी माता जी क्या इमोशनल है? ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करनी है ना। भाई मूवेबल और फिक्स का तो आपको मतलब समझ में आ गया। मूवेबल मतलब हमेशा चलते रहना, फिक्स मतलब हमेशा फिक्स। फायरी का मतलब गुस्सा, आग, जुनून। अर्थी का मतलब एक जगह टिक के बैठ गया। एरी का मतलब हमेशा हवा में। वाटरी का मतलब इमोशन। बस। और लिब्रा में क्या है, लिब्रा में है एरी भी है और मूवेबल भी है। यानी कि एक तो हवा तेज चल रही है और ऊपर से हिल भी रहा है, तो इसका तो बैलेंस आउट होगा। इसका बैलेंस कहाँ होगा, इसका तो बैलेंस आउट होगा। टिक ही नहीं पाएगा ना। लेकिन आपको याद कैसे करना है, मैं वो बता देता हूँ। इस तरीके से याद करेंगे ना, जो मैं तरीका आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप लोग जैसे चार्ट में पढ़ते हैं ना, सैटर्न की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 1, 2, 3। मार्स की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4। जुपिटर की पांचवी और नौवीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आपके पास चार्ट सामने होगा, आपको पता है यहाँ पे सैटर्न है, तो ये रहा इसका तीसरा, ये रहा 10वां, ये रहा 7वां। जुपिटर है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये रहा ये रहा ये। गिनने की जरूरत ही नहीं। वो भी इस तरीके से पता लग जाएगा, आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो गया आपको, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। वाटर। ऐसे याद करो। दूसरा था वो मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल। तो 1, 4, 7, 10 मूवेबल। 2, 5, 8, 11 फिक्स। 3, 6, 9, 12 डुअल। इसको अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस राशि के कौन से त्रिकोण में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। आप स्टार्टिंग में जब चार्ट देखेंगे तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा दृष्टि की। इसको इस हिसाब से आपने देखना। बाद में हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि जब आपको प्रिडिक्शन करनी है तो आपको चार्ट देखना ही नहीं, साइड में कर दो चार्ट को। तो जन्म कुंडली बनी होती है ना, देखना नहीं होती। तो ये हो गई राशियों की बात आपकी, कंबस प्लेनेट की बात हो गई आपकी, रेट्रोग्रेशन की हो गई। और अगली क्लास में अगली क्लास में हम करेंगे प्लैनेट्स। उसके बाद हाउस करेंगे। राशि कर ली ना आपने, राशि कर ली है, राशि के बाद हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बाद फिर करेंगे हाउसेस। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि चार्ट बनाते कैसे हैं। बेसिक चार्ट आपका लगन चार्ट कैसे बनेगा, और लगन चार्ट के बाद आपका भाव चलित कैसे बनेगा, हमारा भाव चलित कैसा होता है, वो सारी बातें होंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा प्लीज, उसका जवाब दे दिया जाएगा आपको। तब तक के लिए
अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपका दिन शुभ हो। आपके जीवन में हमेशा उमंग रहे, तरंग रहे, हमेशा खुश रहे। यही मेरी कामना है।